हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बढ़िया सब एकदम चकास होंगे और स्टडी का जो पूरा मटेरियल है आपको ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे मिल रहा है। आप इसका आनंद लीजिए, बढ़िया अपनी स्टडी जारी रखिए, पढ़ाई करते रहे ताकि आपका जो सपना है ICR, BHU और जेट वो क्लियर हो सके। बेटा कल परसों मैंने बताया था कि विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। अगर आपने कॉलेज लाइफ नहीं देखी तो आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, जानकारी जो है वो आपको अवगत नहीं हो पाएगी। विदाउट कॉलेज नो नॉलेज होता है। तो कॉलेज लाइफ इंसान की सबसे बेटर लाइफ होती है। आपको कॉलेज तक पहुंचना है और अपना अच्छा कैरियर बनाना है। उसके लिए आप अपने नाम के आगे ब्रांडेड लगवाना है। ब्रांडेड मतलब ICR या BHU या फिर जेट के द्वारा भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करवाना ताकि आपकी जो डिग्री है वो बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी के जरिए हो सके। कल अपन ने राइस के बारे में उसके खरपतवार पढ़े थे कि कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, कितने प्रकार के हैं, उनका कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारे अपन ने कल पढ़े थे। आज अपन पढ़ रहे हैं राइस के जो रोग है, डिजीज ऑफ राइस। तो राइस के जो रोग है, रोगों के बारे में आपको जानकारी करवा रहा हूँ कि कितने प्रकार के रोग है, उनका कंट्रोल कैसे करते हैं और उनकी सिम्टम्स क्या है, पहचान क्या है। तो बेटा डिजीज ऑफ राइस टॉपिक आपका डिजीज ऑफ राइस। डिजीज जो फसलों के जो रोग है वो कितने हैं। तो सबसे जो प्रमुख रोग है, मेजर रोग, वो आपके चार तो आपके प्रमुख रोग है जो सभी धान के खेतों के अंदर होते ही हैं। उसके बाद में 3-4 आपके अन्य भी है जिनको माइनर बोलते हैं। ये आपके मेजर हो गए, प्रमुख मतलब मेजर डिजीज और अन्य मतलब माइनर डिजीज। जो 3-4 अन्य रोग भी है जो कभी कभी बार खेतों में देखने को मिलते हैं और मोस्टली जो 4-5 रोग मैं आपको बताऊंगा वो हमेशा आपको खेतों में देखने को मिलेंगे। उसमें नंबर एक आपका धान का ब्लास्ट रोग। धान का ब्लास्ट डिजीज। भाई धान का ब्लास्ट रोग, अब ये रोग किससे फैलता है? तो कवक द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? कवक द्वारा फैलता है, मतलब कवक जनित है ये रोग, ठीक है। और इसका रोग कारक, सबसे पहले इसका रोग कारक क्या है? रोग कारक बेटा इसका जो रोग कारक है वो आपका पायरिकुलेरिया ओराइजी। पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा यह रोग फैलता है। नामक कवक के द्वारा यह रोग होता है। बेटा रोग कारक क्या है? पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक। किसके द्वारा होता है? कवक, यानी कवक जनित रोग है। अब इसको अन्य नाम क्या है? इसके जो अन्य नाम या अदर नेम्स, इसके अन्य नाम क्या है? तो इसका जो अन्य नाम है वो बोलते हैं इसको, किसको? धान का ब्लास्ट को अन्य नाम बोलते हैं रिच नेम ऑफ डिजीज, रिच मेन ऑफ डिजीज, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? यहां लिख रहा हूं। और इसको बोलते हैं रोटन नेक ऑफ डिजीज, ठीक है। और क्या बोलते हैं? कॉलर रोट,
कॉलर रोट ऑफ डिजीज। बेटा इसके 3 नाम है, जो अन्य नाम है अदर नेम के नाम से भी जानते हैं धान के ब्लास्ट रोग को। कौन कौन से? रिचमेंस ऑफ डिजीज, उसके बाद दूसरा आपका रोटन नेक ऑफ डिजीज, तीसरा है कॉलर रोट ऑफ डिजीज। तीनों नाम से इसको जानते हैं धान के ब्लास्ट रोग को। अब इसके भाई इस रोग के द्वारा क्या होता है? तो ये जो रोग है, ये रोग आपका धान का प्रमुख रोग है। कौन सा रोग है? धान का प्रमुख रोग है, धान का प्रमुख रोग है, मतलब मेन रोग है, मुख्य रोग है, जो हवा द्वारा फैलता है, जो हवा द्वारा फैलता है, हवा द्वारा फैलता है। और इसमें एक बात और है कि कभी कभी बार खेत के अंदर अधिक नाइट्रोजन की मात्रा होने से या जमीन के अंदर अधिक आर्द्रता होने से भी यह रोग होता है। कभी कभी बार खेत में अधिक आर्द्रता मतलब बेटा नमी मॉइस्चर या अधिक नाइट्रोजन होने के कारण यह रोग होता है। बेटा आपका धान का जो ब्लास्ट रोग है, ब्लास्ट डिजीज, ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। अब इसका जो रोग कारक है वो है पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा यह रोग फैलता है। उसके बाद में इसके अदर नेम, अन्य नाम किस किस नाम जानते हैं? तो अदर नेम में आपका एक तो रिचमैन ऑफ डिजीज, उसके बाद में कॉलर रोट और रोटन नेक, 3 नाम है, 3 नाम किसे जानते हैं। उसके बाद में ये धान का प्रमुख रोग है, यानी मुख्य रोग है, जो हवा के माध्यम से एक खेत से दूसरे खेत में फैलता है। और इस रोग के अंदर कभी कभी बार अपन ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी किसी खेत के अंदर अगर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा है और तब ये रोग हो जाता है, या फिर खेत के अंदर मॉइस्चर यानी नमी, आर्द्रता अगर अधिक है तब ये रोग आपका हो जाता है। अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपके इसके लक्षण बताऊंगा, पहचान करवाऊंगा कि रोग कैसे पहचानोगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। अब इसके लक्षण बेटा, सिम्टम्स। बेटा आपको मैं इस रोग की पहचान करवाऊंगा, इस रोग की क्या, सभी रोग की पहचान करवाऊंगा, और आप ऐसी पहचान करना सीखोगे कि आपको अगर धान के खेत में ले जाके खड़ा कर दे और पूछे कि बेटा इसमें कौन सा रोग है, तो आप वहां पे मुंह लटका के नहीं खड़े रहोगे, आप जवाब दे दोगे कि साहब इसके अंदर ब्लास्ट रोग है, इसके अंदर धवजगन रोग है, इसमें टुंगरू रोग है, ठीक है, इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग है। सभी रोगों की मैं आपको पहचान करवाऊंगा। ये पहचान प्रैक्टिकली तौर पे आपको मैं बताऊंगा कि इसमें ये सिम्टम्स होते हैं, मेजर जो मुख्य सिम्टम्स है वो आपको बताऊंगा कि किस पहचान से आप इसको पहचानोगे कि ये रोग जो है वो धान का ब्लास्ट रोग है। 100% आपको श्योर कह सकोगे। तो आप ध्यान देना पहचान के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहचान सीख जाओगे धान की, तो अगर आपको कॉलेज में जाके पढ़ाई करोगे तब भी आपको काम आएगी, और उसके बाद में जब जॉब करोगे आप जहां भी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा रहे हो, जैसे कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी में जा रहे हो तब भी काम आएगी, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो तब भी आपको काम आएगी। तो इसकी पहचान या लक्षण, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिम्टम्स। तो इसकी ब्लास्ट रोग की पहचान क्या है कि जो लीफ होती है, लीफ, ये आपकी लीफ है, लीफ के ऊपर आइज जैसी आंख जो होती है, आइज मतलब आंख, आइज जैसे आपके ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाते हैं। किस प्रकार के? ये जो आपकी आइज होती है, ये जो आपकी आइज है, आंख है, इस जैसी ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाते हैं आपके लीफ के ऊपर, आइज जैसे, ठीक है। किस कलर के बनते हैं? ब्राउन कलर के, ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाते हैं। कहां पे? पत्ती पर, लीफ पर।
लीफ के ऊपर बनते हैं बेटा। ये आपके जो लीफ के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट बनते हैं, जो आइज स्पॉट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? आइज स्पॉट। आइज स्पॉट, आइज स्पॉट बोलते हैं। आइज मतलब आंख के जैसे, आंख के जैसे स्पॉट बनते हैं, इसलिए आइज स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, पहचान है। अब बेटा नंबर 2, धान का ब्लास्ट रोग आपका कंप्लीट हो गया, पहचान हो गई, क्या क्या लक्षण है सारे आपको बता दिए। अब नंबर 2 पे बात आती है, जो आपका धान का जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, धान का जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और हिंदी में बोलते हैं धान का जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। ये बेटा किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। जीवाणु जनित बीमारी है। कैसे? कि यहां पे जीवाणु जो लिखा है, इससे आप याद रख लेना कि धान का जीवाणु पत्ती झुलसा रोग किससे होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। अब इसका मैं आपको बता रहा हूं अन्य नाम, किस अन्य नाम के नाम से जानते हैं? तो इसको अन्य नाम, अदर नेम्स, अन्य नाम या अदर नेम्स। अदर नेम इसके क्या है? एक तो इसको बोलते हैं पुअर मैन, पुअर मैन ऑफ डिजीज, पुअर मैन ऑफ डिजीज। और दूसरा इसको बोलते हैं बेटा धान के नर्सरी का, धान के नर्सरी का क्रेसेक रोग, क्रेसेक रोग। जो धान है, धान की जो नर्सरी है, नर्सरी के अंदर ये रोग लगता है, और धान की नर्सरी से ये रोग फसल में आ जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं धान की नर्सरी का क्रेसेक रोग। क्रेसेक रोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि धान की नर्सरी का क्रेसेक रोग कौन सा है? तो आप बताओगे धान का जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है जो धान की नर्सरी का क्रेसेक रोग है, या इसका आपको ओरिजिन ये रोग कारक पूछ लेते हैं, किसका रोग कारक कौन सा है? रोग कारक, तो बेटा इसका रोग कारक है जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु द्वारा यह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? धान का जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग। उसका रोग कारक कौन सा है? जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु है। ठीक है, और इसके अदर नेम क्या है? पुअर मैन ऑफ डिजीज और धान की नर्सरी का क्रेसेक रोग। ये जो रोग है बेटा, इस रोग को सर्वप्रथम कहां पे देखा गया था? तो इस रोग को सर्वप्रथम जापान के अंदर देखा गया था 1908 में, जापान में देखा गया था सर्वप्रथम। ठीक है, देखा गया था। और कब? 1908 में, 1908 के अंदर इसको जापान में देखा गया था। अब इसके आपको पहचान बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार रिवीजन करवाता हूं कि धान का जीवाणु पत्ती झुलसा रोग यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट क्या होता है? यह जीवाणु द्वारा फैलता है, और इसके जो अदर नेम है वो आपके पुअर मैन ऑफ डिजीज, पुअर मैन ऑफ डिजीज। दूसरा आपका धान की नर्सरी का क्रेसेक रोग। इसके बाद में इसका रोग कारक है बेटा जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। ठीक है, इसको सर्वप्रथम कहां पे देखा गया था? तो जापान के अंदर देखा गया था। जापान में देखा था, कब देखा था? 1908 में देखा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसकी पहचान बता रहा हूं आपको कि पहचान क्या है। बेटा इसकी पहचान या लक्षण
पहचान या लक्षण। लक्षण, इसकी जो पहचान है वो क्या है कि इसकी जो लीफ होती है, पत्ती के ऊपर जो उसके जो बाहरी किनारा है, पत्ती का जो बाहरी किनारा होता है, ये बाहरी किनारा है, इस किनारे के ऊपर आपको ऐसे किनारा है वो आपको पील झुलसा हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? झुलसा हुआ। कौन सा भाग? किनारा वाला भाग। तो किनारा जो है लीफ का किनारा वाला भाग झुलसा हुआ दिखाई देगा। यह इसकी सबसे प्रमुख पहचान है कि आप पत्ती को देखोगे और पत्ती का जो किनारा है वो आपको झुलसा हुआ दिखाई देगा। यहां से जो आपका किनारा वाला भाग है, ऊपर का लीफ का दोनों चारों किनारे, जो बाहर के जो किनारा है, बाहर की पूरी आवरण है, वो आपको झुलसी हुई दिखाई देगी। तो इसकी पहचान है कि लीफ का किनारा वाला भाग है वो झुलसा हुआ दिखाई देना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रोग भी हो गया है, स्क्रीनशॉट ले ले। अब नंबर 3 की बात है कि तीसरा कौन सा रोग है। तो बेटा तीसरा रोग है आपका धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग। धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग नंबर 3। धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ डिजीज। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ डिजीज इन राइस। तो ये जो रोग है ये किसके द्वारा होता है? ये बेटा कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। कवक जनित रोग है। अब इसका आपको रोग कारक कौन सा है? रोग कारक, बेटा इस रोग का जो रोग कारक है वो आपका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के द्वारा इसका रोग कारक कौन सा है? हेलमिंथो है बेटा ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के द्वारा यह रोग फैलता है, होता है। रोग कारक है ब्राउन लीफ स्पॉट का हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक। अब इसके अंदर यह रोग कैसा है? यह रोग बेटा आपका सीड बोर्न रोग भी है और एयरबोर्न रोग भी है। सीड बोर्न डिजीज भी है और क्या है? एयरबोर्न डिजीज भी है। एयरबोर्न डिजीज भी है बेटा। सीड बोर्न डिजीज मतलब ये रोग बीज के माध्यम से, सीड बोर्न मतलब बीज के द्वारा ही ये रोग खेत में पहुंचता है। बीज सीड के माध्यम से ही खेत में पहुंचता है, बीज के द्वारा ही खेत में आता है। एयरबोर्न मतलब हवा के द्वारा इसका जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब फैलाव का जो काम है वो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। खेत के अंदर ये रोग फैलता है। ठीक है, अब अपन इनके लक्षण पहचान करवा रहा हूं मैं आपको कि पहचान कैसी होती है। लक्षण या पहचान, बेटा इसकी जो पहचान है इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भूरा पत्ती धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट। इसका जो लीफ है ये जो लीफ है, लीफ के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाएंगे। ब्राउन कलर के, किस कलर के? ब्राउन कलर के, यानी लीफ पर ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाएंगे। जो आपकी लीफ है,
पत्ती है उसके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाएंगे। ये इसकी प्रमुख पहचान है, जो नाम से ही है कि ब्राउन लीफ स्पॉट। ठीक है, तो ये आपका तीसरी डिजीज कंप्लीट हो गई, स्क्रीनशॉट ले ले। अब बेटा नंबर 4 है जो है धान का खेरा रोग। धान का खेरा रोग, और बेटा इस जो रोग है इसको कम से कम 10 बार तो मैंने देख लिया, हर एग्जाम में आता है। 10 बार जेट के एग्जाम में तो मैंने देख चुका हूं इसको कि हर बार ये रोग आता है। तो ऐसा जो रोग बार बार रिपीट होता है तो आप उसको अच्छे से क्यों ना याद कर लें ताकि आपकी लाइफ बन जाए। तो आपका नंबर 4 है धान का खेरा रोग। धान का खेरा रोग, धान का खेरा रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये धान का खेरा रोग ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? किसकी डिफिशियंसी यानी कमी, डिफिशियंसी मतलब है कमी, किसकी कमी के कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण होता है यह रोग। जिंक की कमी या डिफिशियंसी के कारण होता है, कारण होता है। बेटा धान का जो खेरा रोग है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? जिंक की डिफिशियंसी, जिंक की इसमें कमी पाई जाती है धान के खेत में, उस कारण कौन सा रोग हो जाता है? खेरा रोग हो जाता है। अब आजकल के टाइम में इसको क्या पूछते हैं? इसके कंट्रोल पूछते हैं। आजकल एग्जाम, पहले तो एग्जाम पूछते थे कि धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है, तो आप बोलते जिंक की कमी से होता है, या घुमा के पूछ लेते हैं कि धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताओगे साहब खेरा रोग होता है। लेकिन आजकल इसके कंट्रोल पूछते हैं कि धान में जो खेरा रोग है वो होने पे उसका कंट्रोल कैसे करते हैं। तो कंट्रोल की बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं बेटा। ये कंट्रोल, कंट्रोल किसके करते हैं? इसमें जो जिंक सल्फेट, आपकी जिंक सल्फेट को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले छिड़काव कर देना चाहिए। एक नंबर बात तो है कि जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का 25 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई से पहले छिड़काव कर दें। भाई एक तो इसका 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट है, उसको आप बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें तो आपके खेत के फसल के अंदर खेरा रोग नहीं होगा धान की फसल में। दूसरी बात कि अगर आपने फसल की सोविंग कर दी, बुआई कर दी, उसके बाद में अगर खेरा रोग होता है तब कैसे कंट्रोल करेंगे? तो दूसरी इसमें बात है कि खड़ी फसल में, खड़ी फसल में, खड़ी फसल के अंदर 0.5 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से जिंक सल्फेट की स्प्रे करें। भाई अगर आपने सोविंग कर रहे हो, सोविंग करने से पहले, आप बुआई करने से पहले अगर आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का छिड़काव कर दोगे तब धान का खेरा रोग उसमें नहीं होगा। अगर बाई चांस आपने छिड़काव नहीं किया और धान में खेरा रोग हो गया तब क्या करोगे? तब आप ये करोगे कि खड़ी फसल के अंदर 0.5 केजी जिंक सल्फेट को धान की खड़ी फसल में आप उसकी स्प्रे करवा दोगे तो इसका कंट्रोल हो जाएगा धान के खेरा रोग का। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि धान में किसकी कमी होती है? तो जिंक की कमी होती है। या धान में जिंक की कमी कारण कौन सा रोग होता है? तो खेरा रोग होता है। या खेरा रोग किसकी कमी कारण होता है? तो जिंक की कमी से होता है। तीनों चारों क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं और आजकल इसका कंट्रोल पूछते हैं, तो कंट्रोल आप याद रखना बेटा। ये 4 जो डिजीज थी कौन कौन सी? एक तो आपकी सबसे पहले तो आपको कराया मैंने ब्लास्ट, धान का ब्लास्ट रोग, दूसरा कराया जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, और तीसरा करवाया मैंने धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग,
और चौथा नंबर पे कराया मैंने आपको धान का खेरा रोग। चारों प्रमुख रोग है, मेजर डिजीज है जो आपको धान के सभी खेतों में आपको मिलती है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है, चार जो धान के सभी खेतों में मिलती है, इसलिए इनका डिटेल में आपको मैंने जानकारी दी है ताकि आप कहीं से भी क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं आए। और साथ में मैंने आपको पहचान करवाई है। ये जो पहचान है आपको, आप अगर खेत में खड़े कर देंगे और आपसे पूछेंगे बेटा इसमें कौन सा रोग है, तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें ये रोग है, क्योंकि आपको पहचान बता दी चारों रोग की। अब नेक्स्ट है जो अन्य रोग है, इसके अन्य डिजीज कौन कौन सी है भाई? तीन चार अन्य मतलब माइनर डिजीज भी है जो कभी कभी बार धान के खेत में देखने को मिलती है। इसमें आपका धान का टुंगरू रोग, ये अन्य रोग है। धान का टुंगरू रोग टुंगरू डिजीज, धान का जो टुंगरू डिजीज रोग है आपका, ये रोग बेटा वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। यह वायरस जनित रोग है जो वायरस जनित रोग है जो ग्रीन प्लांट हॉपर ग्रीन प्लांट हॉपर के हेमोपटेरा गण के कीट के द्वारा होता है। बेटा धान का जो टुंगरू रोग है वो एक वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है जो ग्रीन प्लांट हॉपर के होमोप्टेरा गण है उसके कीट के द्वारा यह रोग होता है। होमोप्टेरा गण के जो कीट है उनके माध्यम से यह रोग होता है जो ग्रीन प्लांट हॉपर का रोग है। ठीक है, कौन सा रोग? टुंगरू रोग। और इस रोग के कारण क्या होता है? इस रोग के कारण जो आपका पूरा जो धान का पौधा है, लक्षण भाई, ये जो पूरा आपका प्लांट है धान का, ठीक है, ये धान का पूरा पौधा है, तो इस रोग के कारण धान का जो पूरा पौधा है, पूरा पौधा ही पीलापन लिए हुए पीला हो जाता है। इसकी पहचान, प्रमुख पहचान है कि पूरा पौधा पीलापन लिए हुए पीला हो जाता है। पीला हो जाता है, यह इसकी बेटा प्रमुख पहचान है। पूरा जो प्लांट है, पौधा है, पीलापन लिए हुए पीला हो जाता है। कौन से रोग के कारण? धान के टुंगरू रोग के कारण। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। नंबर दूसरा है आपका धान का धवज कंड। धवज इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश स्मट डिजीज। फ्लैश स्मट डिजीज, ये जो रोग है आपका धान का धवज कंड, ये रोग आपका, इसका रोग कारक है, रोग कारक इसका क्लेविसर्स ओराइजा नामक कवक के द्वारा
कवक के द्वारा यह रोग होता है। क्लेविसर्स ओराइजा नामक कवक के द्वारा जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? धान का ध्वजकंड। ध्वजकंड मतलब धान का स्मट, जो कौन सा? फ्लैश स्मट। इसको दो अन्य नाम से जानते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका ब्लैक स्मट, अदर नेम, अन्य नाम या अदर नेम। एक तो है ब्लैक स्मट, ब्लैक स्मट, ब्लैक स्मट, और दूसरा है ब्राउन स्मट, ब्राउन स्मट। भाई एक तो इसको ब्लैक स्मट के नाम से भी जानते हैं, दूसरा इसको ब्राउन स्मट के नाम से जानते हैं। दोनों इस धान के जो ध्वजकंड रोग है इसके अदर नेम्स है। अब इसकी पहचान, पहचान क्या है? पहचान यानी लक्षण, लक्षण। तो बेटा इसकी प्रमुख पहचान है कि जो आपकी ये जो पौधा है, ये पौधा है और पौधे के ऊपर ये आपकी बालियां बनी हुई है, ये आपकी बालियां हैं, पौधे के ऊपर बालियां बनी हुई है। तो जो बालियां हैं, बालियों के ऊपर जो दाने बनेंगे, दानों के ऊपर आपके जो दानों के स्थान पे काला काला रंग का, ब्लैक कलर का पाउडर जम जाएगा, ब्लैक कलर का दानों की जगह पे पाउडर जम जाएगा। ये इसकी प्रमुख पहचान है। किसकी? धान के ध्वजकंड रोग की। बालियों पर दानों की जगह काला रंग का, काला या थोड़ा ब्राउन कलर का रंग का पाउडर जम जाना, पाउडर जम जाना। भाई इसकी जो प्रमुख पहचान है ध्वजकंड रोग की, कि जो धान में जो बालियां निकलेगी, बालियों के ऊपर काले कलर की, बिल्कुल काले कलर के दानों की जगह पे आपको पाउडर मिलेगा ब्लैक कलर का। ये इसकी प्रमुख पहचान है। और इसकी जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो कहां पे पड़ेगा? धान के जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा। कैसे? कि जहां पे धान के अंदर एक बाली के अंदर कम से कम जैसे 20 दाने होने थे, वहां पे 20 दानों की जगह 4 से 5 दाने ही आपको मिलेंगे। और वो दाने भी उनकी क्वालिटी खराब मिलेगी, उनके ऊपर काला रंग का एक परत लेयर जम जाएगी, जिससे मार्केट के अंदर उनका जो रेट है वो गिर जाएगा। तो किसान को इससे नुकसान ही होना है। ठीक है, धान का ध्वजकंड से। स्क्रीनशॉट ले लें। धान का ध्वजकंड। नेक्स्ट रोग है आपका फुट रोट। धान का फुट रोट डिजीज, यह भी कवक के द्वारा होती है। कवक के द्वारा यह रोग भी फैलती है। इसका रोग कारक है इसका रोग कारक है बेटा जिबेरेला, जिबेरेला फ्यूजिओराई, जिबेरेला फ्यूजिओलाई, जिबेरेला फ्यूजी सॉरी कोराई, जिबेरेला फ्यूजी कोराई, जिबेरेला फ्यूजी कोराई। इसका रोग कारक है जिबेरेला फ्यूजी कोराई नामक कवक। कवक के द्वारा यह रोग होता है। अब जो ये जो रोग है धान का फुट रोट, इस रोग को सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले इस रोग को किसने देखा? पहले देखा तो इस रोग को जो सबसे पहले देखने वाले जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो थे कुरासेवा। कुरासेवा वैज्ञानिक थे जिन्होंने धान का फुट रोग को देखा था सबसे पहले। अब इसका बेटा इसके लक्षण क्या है?
फुट रोट के। तो इसके जो लक्षण है, पहचान है, सिम्टम्स है, वो क्या है कि आपका जो धान है, ये जो धान का जो प्लांट है, यानी इसका तना, तो ये जो तना है, तने के पास में से इसका पीलापन लेके और वो गल जाता है। जैसे आपका नाम फुट रोट, फुट मतलब उसका पैर, फुट का मतलब होता है पैर, और पैर कहाँ पे है, ये जो प्रमुख जमीन के पास में से जो तना निकल रहा धान का, ये जो तना है, ये पीलापन लेके पीलापन होकर गल जाना इसकी प्रमुख पहचान है। फुट रोट में धान का जो तना है जमीन के पास में से वो पीलापन लेके गल जाना इसकी प्रमुख पहचान है बेटा। ठीक है, ये आपके सारे रोग कंप्लीट हो गए। धान के जो प्रमुख रोग थे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। एक बात मैं बेटा बताना आपको भूल गया था कि जो धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग है, कौन सा, भूरा पत्ती धब्बा रोग, उसके अंदर एक बात रह गई थी कि इस रोग के कारण, धान का जो भूरा पत्ती धब्बा रोग है, इसी रोग के कारण बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था बंगाल में। धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, भूरा पत्ती धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट में बंगाल के अंदर, कहां पे, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। कब पड़ा था बेटा, 1943 के अंदर पड़ा था, 1943 में। अब बेटा इस रोग के कारण ये रोग आया था, वहां पे इतना भयंकर आया था धान के अंदर, जो ब्राउन लीफ स्पॉट रोग है, धान के अंदर जो उनकी पत्तियां हैं, पत्तियों के ऊपर ब्राउन धब्बा होना इसकी पहचान है। और ये जो रोग इतना भयंकर वहां पे आया था कि उस रोग के कारण वहां पे अकाल पड़ गया था धान में। अब वहीं क्यों पड़ा, तो इसका एक लॉजिक है कि आपको मैंने बताया कि धान जो है इसका प्रोडक्शन सबसे अधिक कहां पे होता है, तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में होता है, यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो वहां पे इसका प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं अपन, तो इसलिए वहां पे ये रोग हुआ तो पूरा सबसे अधिक प्रोडक्शन वहां होता है। इसका मतलब है कि वहां पे सभी किसान धान की फसल लगाते हैं, और ये रोग वहां पे इतना भयंकर पड़ा था कि अकाल घोषित कर दिया। मतलब इस रोग के कारण पूरी फसल, जो लोगों की फसल थी किसानों की, पूरी फसल ही चौपट हो गई। अब पूरी फसल जब नष्ट हो जाएगी तो वहां पे किसानों की उम्मीद थी फसल के ऊपर, और फसल नष्ट होना, तो वहां पे भयंकर अकाल की घोषणा हो गई थी कि यहाँ पे भयंकर अकाल पड़ चुका है। ये कब हुआ था, 1943 में। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस रोग के कारण, क्वेश्चन आता है ऐसे बन के आता है कि किस रोग के कारण बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, तो धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग। आपको याद रखना है कि धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग के कारण, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ डिजीज इन राइस के कारण ये अकाल पड़ा था। दूसरा पूछ लेते हैं कब पड़ा था, सन पूछ ले तो 1943 से 1943 में अकाल पड़ा था बेटा। ठीक है, ये आपका सारे डिजीज कंप्लीट हो गए। अब इसमें बेटा दो प्रमुख कीट भी है, इसके कीट लगते हैं धान में। दो कीट है जो धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीट के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। एक तो आपका गंदी बग कीट है, एक तो आपका गंदी भग बेटा धान का, एक तो गंदी बग कीट है, दूसरा है आपका कटवर्म। दो कीट है। तो जो गंदी बग कीट है, ये कैसा कीट है, ये कीट आपका जब पुष्पन अवस्था है, पुष्पन अवस्था के बाद में, पुष्पन अवस्था के बाद जब बालियों में दानों में दूध बनना चालू हो जाए, यह कीट फसल पे कब अटैक करेगा, जब उसकी जो पुष्पन अवस्था है, फ्लोरिंग स्टेज के बाद में जब उसकी जो बालियां हैं, बालियों के अंदर जब मिल्किंग स्टेज आने चालू हो जाएगी, दूध बनना चालू हो जाएगा, तब आपका गंदी बग जो कीट है वो फसल के ऊपर अटैक करेगा।
अब इस रोग के कारण अटैक करेगा। नंबर एक बात तो ये होगी, कब करेगा, तो पुष्पन अवस्था के बाद में, जब बालियों में दूध बनना चालू हो जाएगा दानों में, तब ये अटैक करेगा। अब नंबर दूसरी बात है कि इस रोग के, गंदी बग के रोग के कारण, इस रोग के कारण धान के जो खेत है उन खेतों से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है। उस दुर्गंध के कारण इसका जो नाम है वो गंदी बग पड़ा है। किस प्रकार की दुर्गंध आती है, एक अजीब स्मेल आती है, जो उस स्मेल के कारण इसका रोग का नाम क्या रखा गया है, धान का गंदी बग। इस रोग के कारण धान के खेत में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। उसी के कारण इस कीट का नाम गंदी बग पड़ा। बेटा जो गंदी बग कीट है, इसके अत्यधिक प्रकोप से, अत्यधिक प्रभाव से जो धान का खेत है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, और उस गंध के कारण ही इस रोग का जो नाम है, कीट का जो नाम है, वो गंदी बग पड़ा है। ठीक है। और तीसरी इसके अंदर बात है कि इस कीट के कारण जहां बालियां हैं वो बालियां दाना रहित रह जाती है। बालियों के में से जो दाने दाने कीट खा जाता है तो बालियां दाने रहित रह जाती है। बालियां दानों रहित रह जाती है। किस कीट के कारण, धान के गंदी बग के कारण। तो तीन बातें इसमें कि एक तो ये पुष्पन अवस्था के बाद में जब उसमें दानों के अंदर मिल्किंग स्टेज चालू होती है तब ये अटैक करता है। दूसरी बात कि इसके जो अत्यधिक प्रकोप है धान के खेत में, अत्यधिक प्रकोप पड़ने के बाद में जो एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, उसी गंध के कारण इस कीट का भी नाम गंदी बग रखा गया है। तीसरी बात है कि ये कीट क्या खाता है, दाने खाता है बालियों से। जब बालियों से दाना खा जाएगा तो बालियां को कैसे कर देगा, दानों रहित कर देगा। ठीक है, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले ले। दूसरा जो कीट है वो आपका कटवर्म, धान का कटवर्म। बेटा धान का जो कटवर्म कीट है, ये इसकी एक अलग विशेषता है। कटवर्म ये क्या करता है, रात्रि के समय जो धान का पौधा होता है उसको जमीन के पास में से ही काट देता है। रात्रि समय पौधे को जमीन के पास से काट देता है। ठीक है, जमीन के जो पास में से ही पौधे को काट देता है। जैसे ये आपका पौधा है और ये आपकी जमीन है, तो ये यहां से इसको काट देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी कटवर्म पड़ा है। कटवर्म मतलब जमीन के पास में से पौधे को काट देता है। कब काटता है, रात्रि समय काटता है। एग्जाम पूछ लेते हैं कब काटता है, तो रात्रि समय काटता है। ठीक है, ये इसके बेटा दो जो प्रमुख कीट थे, दोनों कीट मैंने आपको बता दिए। अब दो चार बातें इंपॉर्टेंट और रह गई थी। एक तो इसकी जलवायु, भाई जलवायु कैसी चाहिए, तो इसको जलवायु चाहिए हॉट एंड हुमिड जो जलवायु है वो जलवायु चाहिए। गर्म और नम जो जलवायु है वो इसको जलवायु चाहिए, गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक जो इसका धान का जो पुष्प क्रम है, पुष्प क्रम को क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं। पेनिकल, धान के पुष्प क्रम को क्या बोलते हैं बेटा, पेनिकल बोलते हैं। दूसरी बात कि इसका जो फल का प्रकार
फल का प्रकार है, इसको क्या बोलते हैं? कैरियोपसिस। कैरियोपसिस बोलते हैं। धान के को भी, जौ को भी, गेहूं को भी कैरियोपसिस ही बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो तना है, तना को बोलते हैं कलम। कलम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? कलम। और जो धान का कटोरा, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इसकी। धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं बेटा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे अधिक धान होता है। धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। छत्तीसगढ़ को कहते हैं क्योंकि वहां पे सबसे अधिक राइस होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सली एरिया है, सबसे अधिक राइस होता है, इसलिए धान को उसको कटोरा कहते हैं। और धान के अंदर दाना व छिलके अनुपात, दाने व छिलका का अनुपात, बेटा छिलका और दाने का जो अनुपात है वो कितना होता है? कितने परसेंटेज में होता है? तो ये आपका जो है वो आपका 2:1 में होता है। 2:1 में। और परसेंटेज पूछ ले तो 66%। 66% मतलब इसमें दाने होंगे और 33% इसमें किसी क्या होंगे? छिलके होंगे, ठीक है। 2:1 में होता है। और दाना और भूसा का कितना होता है? तो दाना और भूसे का जो अनुपात है वो मैंने आपको कल बताया है, कितना होता है? कमेंट्स बॉक्स में बताना अगर आपको याद हो तो, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट बताऊंगा आपको कितना होता है। रिप्लाई भी देना आप कमेंट्स बॉक्स में। तो ये बेटा आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, कौन सा? राइस। राइस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आज राइस फिनिश हो चुका है। कल आपको एक टेस्ट मिलेगा जो रामेश्वरम लाइव क्लासेज एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। और आपको उसमें टाइमिंग फिक्स रहेगा। अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 मिनट, 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट, उतने में उसको सबमिट हो जाएगा और आपको आंसर की मिल जाएगी कि आपके ने कितने क्वेश्चन राइट किए, कितने रॉन्ग किए। ये सिस्टम हमने आपकी जो तैयारी है, तैयारी के ऑनलाइन के माध्यम से देखते हुए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया है, ताकि आपकी प्रॉपर सीक्वेंस में तैयारी होती रहे। और एज इट इज एग्जाम के पर्पज से, जैसा आपका एग्जाम होता है उसी पर्पज से तैयारी होती रहेगी, तब आपको सफलता मिलेगी। और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे आपका एक टॉपिक खत्म होता है तो नेक्स्ट उसी टॉपिक का टेस्ट हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़ा है। कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि वो सारे टॉपिक के अंदर नहीं आ पाते, तो वो क्वेश्चन में आ जाते हैं, ताकि आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो एक डिस्कशन ऑप्शन है, उसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन के बारे में कि सर इसमें हमें समझ में नहीं आया या इसको दोबारा समझ आया, तो हम उसको दोबारा बताएंगे आपको, ठीक है। तो कल टेस्ट के लिए बिल्कुल फुल प्रिपेयर होके आना, अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करके आना, ताकि टेस्ट में एक भी मार्क्स आपका कटे नहीं। तो कल के लिए जय हिंद, जय भारत।